हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक 2023 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। 17 अगस्त 2023 को सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस कवर करेंगे। आज फर्स्ट शिफ्ट में आपका एग्जाम नहीं था। आप सभी को बताइए, एक दिन छोड़कर एक दिन फर्स्ट शिफ्ट में रहता है, एक दिन जो है सेकंड शिफ्ट से स्टार्ट होता है। तो इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। क्लियर है? 12:30 से 2:30 वाला जो पेपर है इसको हम कवर करेंगे आज का। तो क्लियर है? इससे पहले के जितने भी वीडियोस हैं यहाँ पर प्लेलिस्ट बना दिया, आप जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। गाइस, इस वीडियो के पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिनके लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं। और इस वीडियो को देखिए, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद में 3 स्टेप फॉलो करेंगे, आसानी से आपको पीडीएफ मिल जाएगी, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। हमारी पुलिस कांस्टेबल की स्पेशल टेस्ट सीरीज 2023-24 के लिए अगर आपने अभी तक इनरोल नहीं किया है तो कर लीजिएगा। ओनली और 99 रुपीज़ में मिल रही है, लिमिटेड टाइम है। आज रात 12 बजे ये ऑफर पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, उसके बाद में दोबारा से देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि 12 से 17 अगस्त तक इसकी वैलिडिटी रखी गई थी। 15 अगस्त से ये कूपन कोड है, अगर आप लेना चाह रहे हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। कूपन कोड आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। क्लियर है? ओनली और 99 रुपीज़ में मिल रही है। देखिए, सभी चारों सब्जेक्ट के क्वेश्चंस इस वीडियो में हम कवर करेंगे और हमें लगभग पूरे के पूरे क्वेश्चंस आज पता चल चुके हैं। क्लियर है? तो पूरी डिटेल के साथ में कवर करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। आज हमें जो क्वेश्चंस भेजे हैं, ये विकास जी जो कि देवास से, इन्होंने 71 स्कोर किया है। महेंद्र सिंह जी जो कि मंदसौर से हैं, इन्होंने 75 स्कोर किया है। काफ़ी अच्छी तरीके से इन्होंने हमें क्वेश्चंस बताए हैं। आपका भी आगे आने वाले दिनों में एग्जाम है, तो आप हमें इन नंबर पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सेंड करने की कोशिश करें, ताकि हम आपको एग्जैक्ट और 100% सटीक एनालिसिस दे पाएँ। अगर आप चाहते हैं, आप उम्मीद करते हैं कि आपको बिल्कुल जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वही आपको पता चल पाए या हमारे द्वारा बताए जाए, तो आप इस चीज़ की उम्मीद करते हैं, तो पहले तो आपको ही आगे आना पड़ेगा। पहले तो जिन लोगों का एग्जाम है उनको ही क्वेश्चन सेंड करने पड़ेंगे, है ना। आगे आप भी आपकी हेल्प भी जो लोग कर रहे हैं उनकी हेल्प भी आप कर सकते हैं। क्लियर है? तो आप जरूर से एग्जाम सेंटर से निकलने के तुरंत बाद हमें क्वेश्चन जरूर से अपडेट करवा दें, ताकि हम आपको सटीक एनालिसिस दे पाएँ। फाइनली स्टार्ट करते हैं गाइस इस वीडियो को। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले, आपके लिए और अच्छे से अच्छी वीडियोस हम लाने की कोशिश करते रहें। साथ ही जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर ले, जिससे जो भी नया वीडियो आएगा इस चैनल पर उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाएगा। देखिए, जीके करंट अफेयर से स्टार्ट करते हैं। और भारत की सबसे लंबी नदी, पहला क्वेश्चन यही पूछा है आपसे कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। नदियों वाला और इसके अलावा लोकनृत्य वाला ये जो वीडियोस है, इसके अलावा युद्ध वाले, इतिहास के युद्ध, जो जितने भी युद्ध है ये युद्ध वाले, इन सभी वीडियोस को हम आपको दे चुके हैं। इसके अलावा एक और जो राजवंश वाला वीडियो है वो भी हमने दे दिया है, तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। ये सारे वीडियोस हम दे चुके हैं और वहाँ से भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं सीधे सीधे। आज भी करीबन 7-8 क्वेश्चन सीधे सीधे उन्हीं 4-5 वीडियो से ही आए हैं, जो हम ऑलरेडी आपको कवर करवा चुके हैं। तो उन वीडियोज़ को देख लीजिएगा, आपके 10 से 12 नंबर तक ऐसे ही बढ़ जाएंगे। भारत की सबसे जो लंबी नदी है ये गंगा नदी है। क्लियर है? डिटेल कवर करते हैं। गंगा, जिसे हिंदू मान्यता के अनुसार गंगा भी कहा जाता है और सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। गंगा भारत में 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है और भारत में सबसे लंबी नदी है, जिसके बाद गोदावरी 1465 किलोमीटर के साथ में गोदावरी आती है। क्लियर है गाइस? तो इस हिसाब से भारत की अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा आपका सही जवाब हो जाएगा। और ये जो एग्जाम टाउन चैनल है गाइस, इस पर हम नया वीडियो दे चुके हैं, नई नियुक्तियों वाला। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। हर दिन 203 क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके, तो आपके पूरे क्वेश्चन सभी टाइप के कवर हो जाएंगे। और भी वीडियोज यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक के विजिट कर लीजिएगा। और ये जो गंगा नदी है, इसका उद्गम कहाँ से होता है? उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से इसका उद्गम होता है। ब्रह्मपुत्र की लंबाई की अगर अपन बात करें तो 2900 किलोमीटर है ना। ब्रह्मपुत्र की लंबाई 2900 किलोमीटर है। पर ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, भारत में केवल इसकी जो लंबाई है ये 916 किलोमीटर है। तो इसलिए ये जो क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र के साथ ना जाकर गंगा के साथ जाएगा, क्योंकि गंगा की लंबाई 2525 है और क्वेश्चन में पूछा है भारत की सबसे लंबी नदी, तो गंगा करेक्ट आंसर रहेगा। यदि हम भारत के भीतर किसी नदी द्वारा तय की गई कुल दूरी पर विचार करें तो गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी की जो कुल लंबाई है 2510, कहीं कहीं 2525 भी आपको देखने को मिलता है। तो डेटा थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, ऑप्शंस में मिलेंगे आपको, वहाँ पर आसानी से समझ में आएगा जाएगा कि क्या क्लिक करना है, क्योंकि ऑप्शंस इसी तरीके से आपको दिए जाते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप की 2 प्रमुख नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। कुल लंबाई में गंगा सबसे लंबी है। गंगा के किनारे स्थित जो शहर है इसमें वर्णी, हरिद्वार, इलाहाबाद, कोलकाता, कानपुर, पटना, गाजीपुर आदि शामिल होते हैं या फिर है। गंगा का अंतिम जो भाग है यह बांग्लादेश को समाप्त करता है, जहां अंत में यह बंगाल की खाड़ी में समा जाती है। भारत के प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद नरेंद्र मोदी ने नदी की सफाई और प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए काम करने की पुष्टि की
नमामि गंगे परियोजना की जो घोषणा है सरकार ने जून 2014 में की थी। वो तो ये यहाँ से भी सीधे सीधा क्वेश्चन बनता है कि नमामि गंगे परियोजना कब से शुरू की गई, जून 2014 से। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, और गाइस ये युद्ध वाला जो वीडियो है, इतिहास के प्रमुख युद्ध, भारत के इतिहास के प्रमुख युद्ध, ये वाला वीडियो हमने सुबह दे दिया था आपको। अगर आपने देख लिया था तो आई थिंक आपके 2 से 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ से कवर हो चुके होंगे। क्लियर है? 1526 में, और अगर आपने भी नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, आपको आई बटन पर यहाँ पर हम लिंक दे देंगे प्लेलिस्ट की, आप चेकआउट कर सकते हैं। 1526 में पानीपत का जो युद्ध हुआ था, इसमें रिक्तिस्तान को बाबर ने पराजित किया था। तो गाइज 1526 में पानीपत युद्ध में इब्राहिम लोदी जो थे, इनको बाबर ने पराजित किया था, और ये प्रथम युद्ध था पानीपत का, पहला युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध था 1526 में। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में बेसिकली लड़ा गया था। 1526 में काबुलिस्तान के तैमूरी शासक बाबर की मुगल सेना ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की बहुत बड़ी शासक सेना को हरा दिया था। पानीपत एक पौराणिक स्थान था जहां 1526 के बाद मुगलों और अलग अलग ताकतों के बीच में कई सारे युद्ध लड़े गए। उसे पंजाब के सूबेदार दौलत खान ने इस क्षेत्र पर आक्रमण करने और इब्राहिम लोदी को पराजित करने के लिए आमंत्रित किया था। किसको? तैमूर को, यानी कि ये बाबर के बीच में लड़ा गया था, तो बाबर को इसने किया था, है ना। दौलत खान ने इस क्षेत्र पर आक्रमण करने और इब्राहिम लोदी को पराजित करने के लिए बेसिकली आमंत्रित किया था। लोदी की सेना घुड़सवार सेना और विशेष रूप से हाथियों पर बहुत अधिक निर्भर थी, जो पहले के समय में दुश्मन को झटका दे सकती थी और उन्हें खदेड़ सकती थी। क्लियर है? इसके अलावा इस युद्ध ने भारत में मुगल वंश की जो है नींव रखी थी। तो ये क्वेश्चन है बेसिकली, इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं आपके, याद रखिएगा डिटेल आपकी। अब हम पानीपत का दूसरा युद्ध भी आपको कवर करवा चुके हैं उस वीडियो में, बाकी यहाँ भी कवर करवा दे। पानीपत का द्वितीय जो युद्ध है, ये युद्ध 5 नवंबर 1556 को हेमू विक्रमादित्य और अकबर के बीच में बेसिकली लड़ा गया था। पूछे जाए कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, किसके बीच में हुआ था? 14 जनवरी 1761 को हुआ था। मराठा और अहमद शाह दुर्रानी के बीच में बेसिकली लड़ा गया था। इन तीनों को आप याद रख लीजिएगा, क्वेश्चंस बनेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक कौन थे? सही जवाब रहेगा लाला लाजपत राय, आपका सही जवाब रहेगा। पंजाब नेशनल बैंक एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है जो पहले पूरी तरह से भारतीय बैंक था, जिसकी स्थापना 19 मई 1894 को लाला लाजपत राय ने की थी। क्लियर है? और वर्तमान में पंजाब नेशनल बैंक का जो मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, पंजाब केसरी के नाम से किससे जाना जाता है? लाला लाजपत राय को। वहां एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और ब्रिटिश भारत में होम रूल लीग के संस्थापक थे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, होम रूल लीग के संस्थापक, ब्रिटिश भारत में होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे? सही जवाब रहेगा लाला लाजपत राय, और एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए इनका निधन हो गया था। तो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो आप याद रखिएगा, सीधे सीधे क्वेश्चंस बनेंगे। अगला क्वेश्चन का इस आपसे पूछा गया है, अजमेर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? सही जवाब रहेगा लूनी नदी के किनारे। लूनी नदी के किनारे अजमेर शहर स्थित है। लूनी नदी राजस्थान के अजमेर जिले के नाग पर्वत या नागा पहाड़ियों से निकलती है और राज्य की सबसे बड़ी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है यह लूनी नदी। लूनी अजमेर के पास अरावली श्रेणी की पुष्कर घाटी से निकलती है। थार रेगिस्तान के दक्षिण पूर्वी हिस्से से गुजरती है ये, और यहाँ गुजरात के कच्छ के रन की दलदल भूमि जो होती है, दलदली भूमि, इसमें समाप्त होती है। लूनी नदी राजस्थान के अजमेर, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, नागौर, पाली, सिरोही इन जिलों और गुजरात के बनासकांठा और पाटन जिलों से होकर बहती है। तो ये जो शहर है बेसिकली, ये शहर इसी नदी के किनारे स्थित है। आगे से पूछा जाए कि जोधपुर किस नदी के किनारे, तो लूनी आप याद रखिएगा। क्लियर है? सुखरी, मित्री नदी, बांदी, खारी, जवाई, गुहिया और सागी लूनी नदी के दाएं किनारे की सहायक नदियां हैं, ये सभी नदियां। इसके अलावा जोजरी लूनी की दाहिने किनारे की सहायक नदी है। क्लियर है? जसवंत सागर बांध महाराजा जसवंत सिंह द्वारा 1892 में बनाया गया था। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक ये है। लूनी नदी पर सरदार, समंद और जवाई बांध प्रमुख सिंचाई परियोजना ये है, ये लूनी नदी पर ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि भारत के 1 रुपए के करेंसी जो नोट है किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो ये वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं। वित्त मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 22 के तहत आरबीआई के पास 1 रुपए के नोट को छोड़कर विभिन्न मूल्य वर्ग की करेंसी नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार है। क्लियर है? 1 रुपए का जो नोट है ये वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है और इस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। क्वेश्चन बन सकता है कि 1 रुपए का जो नोट होता है उस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव के होते हैं, वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। और जबकि जो अन्य नोट होते हैं उन पर आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, 1 रुपए के सिक्के को या 1 रुपए के नोट को छोड़कर।
इसमें भारत सरकार शब्दों के ऊपर भारत सरकार शब्द शामिल है। नवमुद्रित नोटों को पहली बार 5 मार्च 2015 को श्रीनाथ जी मंदिर राजस्थान में वित्त सचिव राजीव महर्षि द्वारा जारी किया गया था। एक बार फिर आरबीआई ने इन नोटों को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन के अनुसार यानी 7 फरवरी 2020 को जारी करने का फैसला लिया था। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई भारत में मुद्रा को प्रिंट और प्रबंधित करता है, जबकि भारत सरकार इसको नियंत्रित करती है कि यह किस संप्रदाय को प्रसारित करना है। इसके अलावा भारत सरकार सिक्कों की ढलाई के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। आरबीआई को 10,000 रुपए तक के नोट छापने की अनुमति है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, चीनी यात्री हैंसांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था। ये जो क्वेश्चन है हमने इसी वीडियो में कवर करवा दिया था आपका राजवंश वाले में। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, सुबह देख कर गए थे। तो गाइस 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन आपके सीधे सीधे इस वीडियो में बढ़ गए होंगे। चीनी यात्री हैंसांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आए थे। हर्षवर्धन करेक्ट आंसर रहेगा। हैंसांग है ना, चीनी यात्री था हैंसांग, जिसको युवान च्वांग भी बोला जाता है, एक चीनी बौद्ध तीर्थ यात्री था जो राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। क्लियर है। और 630 ईस्वी में आया था और 15 वर्षों तक यह रहा था। कब कितने 15 वर्षों तक रहा था। उसने कश्मीर, सियालकोट, कन्नौज, नालंदा जैसे मठों में हीनयान और महायान बौद्ध धर्म का अध्ययन किया। वहाँ बौद्ध साहित्य के 657 ईसा पूर्व भागों हीनयान सूत्र, भाष्य और अनुशासनात्मक नियम, महायान ग्रंथ और भाष्य और तर्क का तथा व्युत्पत्ति पर कुछ ग्रंथों को चीन ले गया, है ना। तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। बाकी ये हैंसांग, और याद रखिएगा किसके शासनकाल में आया था, तो राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। कितने सालों तक रहा था, 15 वर्षों तक। फाहियान की बात करें गाइस, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। फाहियान जो था ये महान बौद्ध धर्म ग्रंथों की खोज में भारत की यात्रा करने वाला पहला चीनी भिक्षु था। तो क्वेश्चन बनेगा कि भारत की यात्रा करने वाला पहला चीनी भिक्षु कौन था, तो इसका नाम है फाहियान, है ना। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल के दौरान ये भारत आया था और लुम्बिनी की यात्रा के लिए इसको स्पेशली जाना जाता है। दो इस तरह के दोनों पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, तिस्ता नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तिस्ता नदी का जो उद्गम होता है ये सिक्किम के चोलमू झील, जिसको जेमू ग्लेशियर, ये आपका ये ऑप्शंस में मिल सकता है और चोमुल झील भी मिल सकता है, सिक्किम में मिल सकता है। तीनों हमने डाल दिए जो जो ऑप्शंस में मिलने की पॉसिबिलिटी है। तिस्ता नदी ये आई थिंक इन तीनों में से आपको एक ऑप्शन में मिला होगा। तिस्ता नदी का जो उद्गम है चोलमू झील से होता है और इस झील को लहामो झील भी बेसिकली बोला जाता है और तिस्ता ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में से एक है। यहाँ सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश राज्यों से होकर बहती है। यह नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से किसने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए विभिन्न सरकारों द्वारा नीति प्रतिक्रियाओं पर नजर रखने के लिए एक नीति ट्रेकर लॉन्च किया है। तो ये आईएमएफ ने किया है। आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है। इसने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए विभिन्न सरकारों द्वारा नीति प्रतिक्रियाओं पर नजर रखने के लिए एक नीति ट्रेकर लॉन्च किया है। आईएमएफ नीति ट्रेकर सदस्य देशों को कोरोना वायरस प्रसार से निपटने और अन्य देशों के अनुभव के बारे में अधिक जागरूक बनाने में मदद करेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है गाइस आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वांडीवास का युद्ध किसके बीच में हुआ था। युद्ध वाला वीडियो हमने दे दिया है आपको, अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। सीधे सीधे क्वेश्चंस बन रहे हैं वहां से। वांडीवास का युद्ध किसके बीच में हुआ था। ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में बेसिकली ये हुआ था। वांडीवास की जो लड़ाई थी 1760 में ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में भारत में ये लड़ाई हुई थी। और वांडीवास की लड़ाई फ्रांसीसी और ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्यों के बीच लड़े गए तीसरे कर्नाटक युद्ध का हिस्सा थी। ब्रिटिश सेना का नेतृत्व सर आयरे कूट ने किया था और फ्रांसीसी सेना की कमान काम्टे डी लेली ने संभाली थी। 1763 में पेरिस की संधि पर हस्ताक्षर के साथ ये जो युद्ध था समाप्त हुआ था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय गायन के किस घराने से संबंधित थे। किराना घराना से संबंधित थे। स्वर्गीय पंडित भीमसेन जोशी किराना घराना से थे। वह हिंदुस्तानी शास्त्रीय का एक रूप ख्याल को पूर्ण करने के लिए प्रसिद्ध थे। वह वर्ष 1972 में पद्मश्री से सम्मानित प्राप्तकर्ता बने और उन्होंने भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण भी प्राप्त किया था। 1999 में सम्मानित इनको किया गया था। क्लियर है। 1985 में फिल्म अनकही में अपने गायन के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता और 1985 में इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से इनको बेसिकली सम्मानित किया गया। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पंडवानी छत्तीसगढ़ की एक लोक गायन शैली है जिसमें किसका वर्णन है। तो महाभारत का वर्णन इसमें बेसिकली किया गया है, या ये किससे संबंधित है, इस तरह से भी हो सकता है, तो महाभारत से संबंधित है। पंडवानी छत्तीसगढ़ राज्य में लोकप्रिय एक लोक गायन शैली है। पंडवानी मध्य प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश के छत्तीसगढ़ और इसके पड़ोसी राज्यों में लोकप्रिय देहाती मनोरंजन का एक रूप है।
पंडवानी एक लोक गायन शैली है जिसमें महाकाव्य महाभारत की कहानियों का वर्णन होता है या वर्णन देखने को मिलता है। तीजन बाई सबसे महत्वपूर्ण इसके कलाकार हैं, पंडवानी के लिए जानी जाती है। पूनाराव निषाद, चेतन देवागन, झाड़ूराम देवांगन भारत के प्रसिद्ध पंडवानी प्रतिपादक है। क्लियर है। तीजन बाई को कला और संस्कृति में उनके योगदान के लिए जापान के फुकुओका कला और संस्कृति पुरस्कार से बेसिकली सम्मानित किया गया था। इसके अलावा बजट से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया, ये एग्जैक्ट हमें नहीं मिल पाया है। निम्नलिखित में से, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है? तो क्रेडिट कार्ड को बोला जाता है प्लास्टिक मनी। विभिन्न प्लास्टिक कार्डों में एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम सह डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, चार्ज कार्ड, सह ब्रांडेड कार्ड इत्यादि शामिल होते हैं। तो ये सभी प्लास्टिक मनी है ना, प्लास्टिक कार्डों में शामिल है ये सारे। तो इनमें से जो भी आपको ऑप्शंस मिलेगा आप लगा सकते हैं। क्लियर है। क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी के रूप में भी जाना जाता है। क्रेडिट कार्ड एक छोटा प्लास्टिक कार्ड है जो बैंकों को जैसे वित्तीय संस्थानों द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने द लिविंग माउंटेन लिखा है? तो ये पुस्तक है बेसिकली द लिविंग माउंटेन। ये पुस्तक लिखी है अमिताभ घोष ने। द लिविंग माउंटेन ज्ञानपीठ विजेता और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध लेखक अमिताभ घोष द्वारा महामारी के दौरान लिखी गई एक नई कहानी है और यहाँ एक सचेत करने वाली कहानी है, जैसे कैसे मनुष्य ने व्यवस्थित रूप से प्रकृति में हेरफेर किया जिससे हमारे समय में पर्यावरणीय पतन हुआ है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, फाइनेंस कमीशन इनमें से किसको प्रिंट करता है? इस तरह से क्वेश्चन था, एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है। केंद्र सरकार ने निम्न में से कौन सा कर नहीं लगाया जाता है? यानी केंद्र सरकार द्वारा निम्न में से कौन सा कर नहीं लगाया जाता है? ये क्वेश्चन है, उत्पाद कर नहीं लगाया जाता है। क्लियर है। उत्पाद कर केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है या केंद्र सरकार द्वारा लगाया नहीं है। संपत्ति कर एक प्रत्यक्ष कर है, यहाँ किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत संपत्ति पूंजी पर सरकार द्वारा लगाया जाता है। उत्पाद जो शुल्क है एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है जो वस्तुओं के उत्पादन या विनिर्माण पर लगाया जाता है। और व्यावसायिक जो कर है ये एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है जो वेतन या व्यावसायिक गतिविधियों से आय के माध्यम से अर्जित किया जाता है। इसके अलावा आयकर केंद्र सरकार से के वित्त विभाग द्वारा लगाया जाता है। सरकार को जितना जनता की कमाई से एकत्र करती है बेसिकली इसको आयकर बोला जाता है। तो ये क्वेश्चंस बेसिकली है। इसके अलावा करंट अफेयर से 3 से 4 क्वेश्चंस बने हैं आपके, एग्जैक्ट क्वेश्चंस हमें नहीं मिल पाए हैं। तो करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं हम सारे के सारे एग्जाम टाउन चैनल पर आपको नेशनल का पूरा कवर करवा रहे हैं। हमने नई नियुक्तियों वाला वीडियो दे दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर से देख लीजिएगा। सीधे सीधे क्वेश्चंस वहाँ से बन रहे हैं। और भी टॉपिक हम आपको कवर करवा चुके हैं, जैसे कि वर्तमान में कौन क्या इंडेक्स रैंकिंग वाले, इसके अलावा युद्ध अभ्यास वगैरह सारे आपको दे चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, आप जरूर से एक बार विजिट करके देख लीजिएगा। इसके अलावा अर्थशास्त्र से 2 से 3 क्वेश्चंस बने, झीलों से रिलेटेड भी क्वेश्चंस बने हैं। इस तरह का आज का ये पैटर्न पूरा आपका रहा है। क्लियर है। तो एग्जाम टाउन पर जरूर से विजिट कर लीजिएगा। गाइज ये हमारा स्पेशल ऑफर चल रहा है, आज रात 12 बजे ये ऑफर पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। इसके बाद में ये ऑफर का लाभ आप नहीं ले पाएंगे। अगर आपने अभी तक इनरोल नहीं किया है तो 15 अगस्त ये कूपन कोड है, इनको अप्लाई करके इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। इन सभी पर काफ़ी अच्छी छूट चल रही है अभी, तो लिमिटेड टाइम है, जल्दी करें। क्लियर है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इनके बारे में कंप्लीट डिटेल ले सकते हैं। बात करें अब अपन साइंस की। साइंस में जो पहला क्वेश्चन बना है, यह पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो पर्णहरित या क्लोरोफिल के कारण ये होता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फोटो दिखाई गई थी, पूछ रहा था इसमें कौन सी एनर्जी का यूज हो रहा है। क्लियर है। तो इस तरह से इमेज दे रखी थी, इसमें से बताना था आपको कि कौन सी एनर्जी का यूज हो रहा है। थर्मल एनर्जी उसका राइट आंसर था। और इसी तरह का आई थिंक आपको फोटो दे रखा होगा। क्लियर है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल किसमें नहीं गुजरती है? तो ध्वनि की जो चाल नहीं गुजरती है ये निर्वात में नहीं गुजरती है। बीमारी से 2 क्वेश्चंस बने थे, बॉटनी से 1 क्वेश्चन बना था, और भी क्वेश्चंस बने थे, बाकी हमें साइंस के इतने ही क्वेश्चंस मिल पाए हैं। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सेंड करने की कोशिश करें ताकि हम आपको एग्जैक्ट पैटर्न से रूबरू करवा पाएं, क्वेश्चन से आपको रूबरू करवा पाएं कि क्या क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। मैथ्स की बात करें, विभाज्यता के नियम से 3 से 4 क्वेश्चंस बने, परसेंटेज से 2 से 3 क्वेश्चन है, क्षेत्रमिति से 2 क्वेश्चंस पूछे गए, अनुपात समानुपात से क्वेश्चन है, औसत से 1 क्वेश्चन बना है, SICI से 3 से 4 क्वेश्चन है। इसमें 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे भी हो सकता है, बाकी उन्होंने जो बताया एग्जैक्ट हम वही आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है 1-2 आगे पीछे हो जाए। लाभ हानि से 2 क्वेश्चन हमें बताए हैं, 2 हमने बता दिए। सरलीकरण से 2 से 3 क्वेश्चन बताए हैं, तो 2 से 3 क्वेश्चन आई थिंक आए होंगे। संख्या पद्धति से 1 क्वेश्चन आया, ज्यामिति से 1 क्वेश्चन बना है, बोर्डमास से भी क्वेश्चन बना है। इसके अलावा LCM SCF से 3 क्वेश्चन बने हैं, आयु से 1 क्वेश्चन बना है, मिश्रण से भी 1 क्वेश्चन पूछा गया है। ये पूरा मैथ्स का है, आपका बेसिक है और कुछ भी नया देखने को यहाँ पर नहीं मिल रहा है। जो चीज़ें पूछी जा रही है वही पूछी जा रही है लगातार।
बात करें रीजनिंग में, ब्लड रिलेशन से 2 से 3 क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग से 2 से 3 क्वेश्चन है, नंबर सीरीज से 4 से 5 क्वेश्चन है, मिसिंग नंबर से 2 से 3 क्वेश्चन है, सिलोजिस से क्वेश्चंस बने हैं, एनालॉजी से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, दिशा दूरी से 4 से 5 क्वेश्चन है, बैठक व्यवस्था यानी सिटिंग अरेंजमेंट से 3 से 4 क्वेश्चन है, कथन निष्कर्ष से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, दर्पण प्रतिबिंब से 4 से 5 क्वेश्चन है, अल्फाबेट सीरीज से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा रैंकिंग से क्वेश्चन बने हैं, आकृति से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आकृति इतने दिन का नहीं पूछा जा रहा है, आकृति से भी आज क्वेश्चन बनाए। तो ये पूरा का पूरा पैटर्न से आपको रूबरू करवा दिया हमने, किस तरह से आज का पैटर्न रहा है पूरा, क्या क्या चीजें पूछी गई और क्या आपका नहीं पूछा गया। क्लियर है? तो आपको समझने में आई थिंक मदद मिली होगी इससे। गाइस हमने एग्जाम टाउन पर ऑलरेडी आपको सारी चीजें प्रोवाइड करा दी है नेशनल करंट अफेयर की, आप जरूर से विजिट करिएगा, नया वीडियो भी वहां पर आ चुका है। और ये स्पेशल ऑफर चल रहा है, आज रात 12 बजे पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। अगर आप लाभ लेना चाहते हैं तो आप 15 अगस्त कूपन कोड अप्लाई कर लीजिएगा, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। क्लियर है? इन सभी पर स्पेशल ऑफर चल रहा है, तो आप जल्दी कर सकते हैं। क्लियर है गाइस? इस वीडियो के पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपने नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद में 3 स्टेप फॉलो करेंगे, आसानी से आपको पीडीएफ मिल जाएगी, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। क्लियर है? तो गाइस इस वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जिन लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उन सभी से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए इस चैनल पर उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक टाइम टू टाइम पहुंच पाए। क्लियर है गाइस? तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।